पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। अब बताइए मुझे, मृत्यु जीवन जितनी सार्थक कैसे होती है? इस संसार में ऐसा क्या है जो हर जगह है? सर्वम दुखम भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया यह पहला सिद्धांत था। इसका तात्पर्य होता है संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। तो फिर इस दुख का निवारण क्या है? पहले दुख को महसूस करो, अपने नहीं परायों की। फिर निवारण का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। चलता हूं। जब दुख महसूस होने लगे तो खोज लेना, कहीं मिल जाएंगे। सर्वम दुखम भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया यह पहला सिद्धांत था। संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। तुम्हें पता है, मैं और जोखू जी आज साथ में घूमने जा रहे हैं। तुम तो उन्हें बाप बनने का सुख नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा मैं ही उसे दे दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। पता है नूतन, पहले हम सोचत रहे कि जोखू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ओकरे माँ बाप अच्छे नहीं। बहुत बाद में हमके जाके पता चला कि हमरे सास ससुर तो बहुत सज्जन रहे, लेकिन जोखू अच्छा बेटा नहीं बन पाया। क्या पता जोखू अच्छे बाप ही बन जाए। चलो नूतन। फुलिया जी, जो आदमी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, एक अच्छा पति नहीं बन पाया, वो भला एक अच्छा बाप क्या बनेगा? ढंग से बात कर, समझा ना? ढंग से ही बात कर रहा हूँ। कम से कम तुम तो मत ही सिखाओ मुझे। जाओ, खुशी खुशी जाओ। चलिए। चल। क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई। पढ़ाई? कौन से जात के हो? जी, छोटी जात के। छोटे जात के? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पढ़ाई करने की? हमारी जात के भीमराव ने भी पढ़ाई की है, मैं भी पढ़ूंगा। पढ़ाई करेगा, किताबें ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगा कहाँ से? चलो। तू भी पढ़ाई करेगा? छोटी जात का होकर पढ़ाई करेगा तो? अपवित्र कर दिया मेरा इस रास्ते को। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? कौन से जात का है तू? तू भी छोटे जात का है ना? चल दूर रह। मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। नहीं करने देगा? दूर रह, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। तू छोटे जात का है ना? पढ़ाई लिखाई करना नहीं है तुझे। ये ऐसा मत कीजिए।
अभी बताता हूँ मैं। ये मत कीजिए, किताबें जल जाएगी वो। बहुत शौक था ना भीम भाव को पढ़ाई करने का। लो, अब पढ़ लो। अब अपनों से ही लड़ना है तो पूरी तरह से लड़ेंगे। हाय, अब जो होगा सो होगा। भीम की किताबों को जलते हुए देखकर कितना सुकून मिल रहा है ना। हाय, भीम, क्या हुआ भीम? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भीम? क्या मिला आपको उनकी किताबें जलाकर? बोलिए ना, क्या मिला? किताबें जला दी, ये बात सबको बतानी चाहिए। क्या करूं अब मैं? जीजा भाई और लक्ष्मी ने भीम की सारी किताबें जला दी। हाँ, तो मजा लेना है तो चलो राम जी के घर। अरे हितेश भाई, ये सही नहीं है। अरे तुमको सही गलत क्या लगता है? चलना है तो चलो, तो अपना धंधा करो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं, रुक जाओ। अंदर जाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम हमें रोकोगे? हाँ, मैं रोकूंगा। अरे तो मैं कहाँ मारा जा रहा हूँ अंदर जाने के लिए? मुझे तो बस जीजाबाई से कहना है कि उसने भीम की किताबें जलाकर बिल्कुल सही किया। अरे कभी किसी किताब को छुआ है जिंदगी में जो तुम्हें समझ आएगा? अरे डलिया अम्मा, आप कौन सी पढ़ी लिखी है तो हमें पढ़ाई का महत्व बता रही है? हाँ हाँ, नहीं हूँ मैं पढ़ी लिखी, लेकिन तुझ जैसे अनपढ़ और पढ़े लिखे भीम को देखकर पढ़ाई का फर्क समझ आता है मुझे। पता नहीं डलिया अम्मा, भीम और उसकी पढ़ाई ने आप पर कौन सा जादू कर दिया है कि हमेशा हम लोगों से फिरते रहती हो। हाँ हितेश भाऊ, भीम को जादू तो आता ही है, तभी तो आप लोग काम धंधा छोड़कर यहाँ खड़े हैं। ये आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? अंदर जाओ, तमाशा तो अंदर चल रहा है, जाओ। बुआ, इन लोगों को क्या मिला ये सब करके? इन लोगों को पता है ना कि इनके लिए इनकी किताबें क्या मायने रखती है। रमा, रोना मत और गुस्सा भी मत करना। गुस्से पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी होता है। शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? उन्होंने आपकी किताबें जलाई है। मुझे जला देते, घर जला देते, लेकिन किताबें क्यों जलाई? अब वो दीदी है, आई है तुम्हारी, उनके बारे में ऐसी बात करना भी अच्छा नहीं लगता है ना। ये सब क्या हो रहा है? रमा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? भीम की किताबें जला दी हमने, इसलिए बुरा लग रहा है रमा को। भीम की किताबें जला दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे?
बाबा जब तक इस घर में किताबें रहेंगी भीम बाबू कमा नहीं पाएंगे और फिर इस घर में रोज रोज झगड़े होंगे। आप यही चाहते हैं? लक्ष्मी, ये तरीका है बाबा से बात करने का? लाज शर्म सब कुछ फेंक दिया गया तुमने। जीजा भाई, तुम अपने साथ साथ अपने बहू को भी बर्बाद कर रही हो। नहीं पापा, बल्कि आई अपने साथ साथ अपनी बहू को हिम्मत दे रही है इस घर के लोगों को पटरी पे लाने के लिए। हाँ, और इससे पहले तो हमारा परिवार पटरी पे था ही नहीं। तुम हद पार कर रही हो लक्ष्मी। हाँ कर रही हूँ, और अगर मैंने हद पार कर दी तो क्या करूँगी आप? लक्ष्मी भाभी, एक तो आपका यह तरीका सही नहीं है आनंद भाई और बाबा से बात करने का। ये भाषा आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है, और ऊपर से आपकी और इनकी ये अमर्यादित हरकतें हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। भीम बाबू, आप अपनी मर्यादा अपने पास रखिए। और आपको पता है सबसे बुरा क्या होता है? सबसे बुरा होता है किसी इंसान का आपकी तरह निकारा और निकम्मा होना। रमा, तुम्हें वो गहना नहीं बेचना चाहिए था। शंकर, तू बाहर जाके खेल जा। इन किताबों को खरीदने में मेरे प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी आई की एकमात्र निशानी थी वो, मैं बेच आई, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या जरूरत थी रमा? कुछ दिन मेरे पास अगर किताबें नहीं रहती तो क्या हो जाता? तुम रोना मत। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाते मैं किताबें खरीद लेता ना। एक औरत सबसे ज्यादा खुश तब होती है जब उसका पति उसके सामने खुश रहता है, और आपकी खुशियां इन किताबों में बसती है। मेरी जब से शादी हुई है तब से समय जोड़ लीजिए, जितना समय आपने मेरे साथ गुजारा होगा उससे कई गुना ज्यादा आपने किताबों के साथ समय गुजारा है। इसलिए मैं खुद को आपसे दूर कर सकती हूँ, लेकिन इन किताबों को आपसे दूर नहीं कर सकती हूँ। नहीं रमा, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं। और हाँ, बाहर तुमने अपनी सास के साथ जिस तरीके से बात की, वो भी सबके सामने, वो तरीका गलत था। कभी कभी गुस्से में आ जाती हो तो खुद को रोक नहीं पाती हो। मैं इसे माफी मांग लूंगी। आई, रमा तो फिर किताबें लेके आ गई। हाँ तो क्या हुआ? गहना तो एक ही था ना, वो तो बेच कर आ गई। अब जब कल बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसके पास गहना ही नहीं होगा बेचने के लिए। ये सोचकर खुश हो जाओ लक्ष्मी कि हमने रमा से उसका मजबूत सहारा छीन लिया। तो फिर आई, कुछ मीठा बना ले, लगे हाथ तो खुशियां भी बन जाएगी। बना लो। और लक्ष्मी, किताबों का क्या है, जलाकर राखी तो बनानी है।
फिर से जला देंगे। आई, अभी तो बोल दिया, लेकिन दोबारा सोचिएगा भी मत। मैंने बाहर आपसे जिस तरीके से बात की वो सही नहीं था, इसलिए माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे पति की किताबें जलाने के बारे में दोबारा गलती से भी मत सोचिए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी नहीं तो? क्या अच्छा नहीं होगा? बोलो, क्या अच्छा नहीं होगा? मैं मेरे पति की ढाल हूँ, लेकिन बदतमीज नहीं हूँ। जिया जी, एक बात तो मानना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी चाय का दुकान चलाना सीख गई हैं। पता है, सतारा में अगर कोई हमसे उधार मांगता था ना, तो हम ग्राहक को भगा देते थे। ग्राहक को भगा देते रहे। तो बहुत कमाल हो। कमाल तो है ये ना फुलिया। वैसे तो बहुत कहती रही कि हम अपने पति के बिना एक तो क्षण न रह पाएंगे। अब देखो भैया, पराए मर्द के साथ हंसी ठिठोली चालू है। बेशरम औरत। देखो, अरे जब फुलिया जी तेरी पत्नी है ही नहीं, तो कुछ भी कर, तुझे क्या फर्क पड़ता है? जाकर अपना काम करो, जाओ। ए फुलिया, ज्यादा नाटक न करो। हाँ, हम ये सब खूब जानत हैं, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमका कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपन नई मेहरारू के साथ बहुत खुश हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ चाय बांटो, हम तो एक हाथ के बनी मस्त चाय पियेंगे। चल नूतन। अरे फुलिया जी, आप रो क्यों रही हैं? इनका हमारी हंसी दिख जाते है, हमारी ठिठोली दिख जाते है, लेकिन हमारा प्यार नहीं दिखता। चाहते क्या थे? काकी, माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपके चावल का नुकसान हुआ। वैसे नरोत्तम भाऊ, ये चावल फेंकने वाली मान्यता हमें भी पता नहीं थी। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे पता होगा? ऐसी कोई मान्यता होगी तब तो तुम लोगों को पता होगा। पता है, दरअसल धर्म एक डरावना हथियार है। किसी के भी सामने धर्म से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप शुरू कर दो तो सांसें अटक जाती हैं। और फिर चावल चावल तो हमारे हर पूजा पाठ, जादू टोने में काम ही आता है, इसलिए चावल का प्रयोग की। देखना, उस रमा की भी सांसें अटक गई होंगी। रमा, इस तरह से चावल फेंकने से कुछ नहीं होता। नहीं तो अंग्रेजों के मुंह पे चावल फेंक के क्रांतिकारियों ने देश आजाद कर लिया होता। कोई ऐसे चावल फेंक के बैरिस्टर बन गया होता। सबके पास नौकरी होती, सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाता, फिर ये हर जगह दुख रहता ही नहीं ना। ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि तुमने अपना गुस्सा नियंत्रित कर लिया और अपनी गलती भी सुधार ली। वो क्या है ना, आपका ख्याल आता है गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा, कैसे? पता नहीं, काम ढूंढ के आऊंगे फिर बताऊंगी। ठीक है। कहाँ काम ढूंढूं? और रोज ऐसे खाली हाथ तो घर नहीं जा सकती हूँ। इन्हें तो वकील साहब के यहाँ ही काम करना। इन्हें काम ढूंढने में वक्त लगा तो लगा,
लेकिन मुझे कहीं तो काम करना चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। जब उम्र ज्यादा हो गई है तो मर क्यों नहीं जाती आप? रोज रोज का बस यही नाटक है आपका। बर्तन बैठ के करने होते हैं और झुको तो घुटने में दर्द होती है। इस उम्र में तो क्या उम्र करती रहती है आप? अगर दुकान नहीं चलेगी तो खाना क्या खाएगी आप? जल्दी जल्दी कीजिए ये सब, मैं शाम को सीधा घर पे मिलता हूँ। इस तरीके से तो आपके आईने भी आपको बचपन में नहीं डांटा होगा। जिस तरीके से आज आप इन्हें डांट रहे, इनके घुटनों में दर्द दे रहा है और इनकी दवाई लाने के बदले आप इनकी कलेजा छीलनी कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। अम्मा, मैं आपके बर्तन साफ करती हूँ। बस एक दिक्कत है। क्या? मेरी जात छोटी है। देखो भीमराव, समझदार हो, लेकिन बहुत ही छोटे जाति के हो, और मैं किसी भी छोटी जाति के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। देखिए सर, हर कोई मुझे जात के नाम पर नकारता रहेगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दफ्तर में किसी भी चीज को मैं छूऊंगा नहीं। अगर जरूरत पड़े तो दस्ताना पहन के हाथ लगाऊंगा। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन नौकरी पर रख लीजिए सर। देखो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर सकते हो, लेकिन मेरे दफ्तर में तुम्हारे जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नौकरी बैरिस्टर की यहाँ ही ढूंढी है, वही सही है। ये तो नहीं हो सकता सर। काम करूंगा तो बैरिस्टर के यहाँ ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। फिर ढूंढते रहो, यहाँ कोई काम नहीं देगा तुमको। भीमराव, तुम्हारा नाम भीमराव है ना? जी। तुमने मेरे साथ काम करने के लिए मेरे दफ्तर में आवेदन किया था? हाँ, लेकिन उस आवेदन में ये नहीं लिखा होगा कि इसकी जाति क्या है। देश पांडे साहब, ये देखिए, ये है इनका आवेदन पत्र। इसमें जाति भी लिखी है, देख लीजिए अच्छे से। हाँ तो भीमराव, तुमने सोहम जी के साथ में कुछ दिनों काम किया था? जी सर। बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। अगर उन्होंने तुम्हें योग्य माना तो मैं कौन होता हूं तुम्हें नकारने वाला? तुम मेरे साथ काम करोगे। तनख्वाह और बाकी की शर्तों के लिए कागजी अनुबंध कर लें। अभी मैं केस की पैरवी के लिए जा रहा हूं, शाम को दफ्तर आ जाओ, मिलते हैं। धन्यवाद सर। देश पांडे साहब, पटवर्धन साहब तो बाजी मार गए। ये लड़का बहुत तेज है, और फिर मुवक्किलों को क्या पता कि केस जीतने के लिए पटवर्धन भीम का सहारा ले रहे हैं। सच कहूं तो पटवर्धन साहब दिमाग के मामले में आपसे आगे। अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। लेकिन बाबा का चेहरा क्यों बना हुआ है? राम जी, राम जी, भीम कहाँ है? आ रहा है पीछे से। भैया, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस भीम को और संघर्ष करना पड़ेगा।
क्या हुआ भीम, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे भीम, लगे हाथ ये भी बता दो, तुम तो बैरिस्टर के वहाँ हस्ताक्षर करने गए थे ना, मुंह लटका के आ रहे हो क्यों? मेरी छोटी जात होने के कारण उन लोगों ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ हम सब छोटी जात के हैं, फिर भी मुझे नौकरी ना मिलने पर आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। आई, अब हमारे कलेजे को ठंडक मिली। दलिया अम्मा, तुम ये माला पहना करके भीम का स्वागत करना चाह रही थी ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब तुम मत करो, अब मैं स्वागत करूंगा। अरे दे दो तो। हितेश बाबू, भीम को नीचा दिखाने या उसका मनोबल तोड़ने की आपकी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। स्वागत है। ये क्या नाटक कर रहे हैं आप हितेश काका? ये नाटक नहीं है भीम, तुम्हारे आने से पहले दलिया अम्मा कह रही थी कि आज भीम रजिस्टर के यहाँ नौकरी पा करके हम चाल वालों के लिए उदाहरण बन जाएगा, और फिर ये माला उसी उदाहरण को पहनाई जाने वाली थी, पर ऐसा तो हुआ नहीं, नौकरी तो तुम्हें मिली नहीं। तो अब मेरे हिसाब से ये उदाहरण राम जी को बनाना चाहिए, ताकि इस चाल में कोई भी बाप अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में न सोचे, नहीं तो ऐसे ही उसके बेटे को भी तुम्हारी तरह नौकरी के लिए भटकना पड़े। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो चाल वालों, आज आप सबको हमारी तरफ से भोज है। पर किस खुशी में? अरे भाई, हमारे दोनों बेटों को नौकरी मिल गई है, एक को फैक्ट्री में, दूसरे को बम्बई नगर पालिका में। बधाई हो। बधाई हो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे कितना पढ़े लिखे हैं आपके दोनों बेटे? क्या आप भी? अरे बड़ा वाला तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और छोटा वाला इसी राम जी के कहने से 2-3 दिन स्कूल गया था, मैंने उसे फिर निकलवा दिया। अरे पढ़ लिख कर क्या करता हा? तुम ना बिल्कुल सही समय पे आया हो। राम जी को देखो, और इसके गले में जो वो माला दिखाई दे रही ना, उसको देखो। ये राम जी ना अपने बेटे भीम को बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज तक इसे नौकरी नहीं मिल पाई। और ये जो इनके गले में हार है ना, इनके दोनों बेटन की नाकामयाबी के कारण है। अपने बच्चों को ना पढ़ा लिखा कर मैं तो इस नाकामयाबी से बच गया। ये ऐसा आपको अभी लग रहा है काका, कुछ सालों बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने गलती करी है। फिर भी हमारे परिवार से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटों को भी। और आपके जश्न में हम सब परिवार आ जाएंगे। भीमराव, तुम बहुत बोलते हो। इस सब से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। अभी तक इतना तो समझ आ गया है मुझे, हर किसी के खुशी का रंग ढंग स्वाद अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी के दुख का रंग ढंग और स्वाद एक जैसा ही होता है। दुख अपना हो
या परायों का, होता वैसा ही है। सर्वम दुखम, संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। पहले दुख को महसूस करो, अपने नहीं परायों की। जब दुख महसूस होने लगे तो खोज लेना। मैं अभी आता हूं बाबा। अरे आप अचानक से कहाँ जा रहे हैं? अरे